नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री। ठीक, तो आज एनसीईआरटी हिस्ट्री की पहली क्लास है। तो यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो यूपीएससी एग्जाम होता है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर विषय 1 में है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हड़प्पाई मोहर चित्र 1.1। तो देखिए यहाँ ये है चित्र 1.1 है। तो यहाँ पर देखिए ये एक हड़प्पाई मोहर है। ठीक है, हड़प्पाई मोहर है। अब यहाँ पर देखिए, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो देखिए यहाँ पर जो हड़प्पाई मोहर है वो क्या है? हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, मतलब सबसे पुराना वस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो देखिए, जो मोहर है वो किससे बनी है? सेलखड़ी से बनी है। आप ध्यान पे रखिएगा कि जो हड़प्पाई मोहर होती है वो किससे बनी होती है? सेलखड़ी से बनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? देखिए, जानवर की चित्र अंकित है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये ऐसे लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है। यहाँ पर देखिए ऐसी लिपि यहाँ पर लिखी हुई है जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़े गए पुरावस्तुओं जैसे उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि उनकी लिपियाँ तो हमें समझ में नहीं आई है, पर उनके द्वारा छोड़ी गई पुरावस्तुएं जैसे क्या है? आवास हो गया, ठीक है, मृदभांड हो गया। मृदभांड मतलब क्या होता है? बर्तन होता है। ठीक, जो बर्तन यूज़ करते थे वो। आभूषण हो गया, औजार हो गया तथा मोहरे, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है। ठीक, तो इन सब के माध्यम से हमें पुराने लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है और हो सकता है हमेशा ही रहे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर पारिभाषिक शब्द स्थान और काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान पर रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अलग है और हड़प्पा सभ्यता अलग है, तो ऐसा नहीं है। असल में दोनों एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब पहले जिस स्थान पर पहली बार खुदाई के अवशेष मिले थे, ठीक है, तो वो कहाँ पर मिले थे? हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, जो संस्कृति शब्द है उसका उल्लेख उस समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। देखिए, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, तो हड़प्पा को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा में जो अवशेष मिले हैं वो एक विशिष्ट शैली के बने हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। ठीक, तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंध पाया गया हड़प्पा, इसलिए क्या कहते हैं? उसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ठीक, 2 सेकंड रुकिए। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, चित्र 1.2। अब यहाँ पर चित्र हम देखते हैं। चित्र 1.2 कौन सा है? देखिए ये है चित्र 1.2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनके, बाट और फलक के चित्र हैं। यहाँ पर देखिए, है ना? यहाँ पर देखिए चित्र को ध्यान से, बस आपको ध्यान से देख के ध्यान पे रख लेना है। ठीक है, आराम से देख के ध्यान पे रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए मनके, बाट और फलक के चित्र हैं। अब यहाँ पर देखिए और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ पर पकी हुई ईंटें भी सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तान भी कहते हैं, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है। तो यहाँ पर देखिए
ये जो वस्तुएं कहाँ कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान से मिली है, जम्मू कश्मीर से मिली है, बलूचिस्तान से मिली है जिसे पाकिस्तान भी कहते हैं, और गुजरात से मिली है। ठीक, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आगे, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, ठीक है, नाम पर किया गया। तो देखिए इस सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर किया है, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले यहाँ पर अवशेष मिले थे। ठीक है, खुदाई के अवशेष मिले थे। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। ठीक, तो इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस सभ्यता से पहले मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, मौजूद थी, जिन्हें क्या कहा जाता है? आरंभिक या तथा परिवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। आरंभिक हड़प्पा या बाद की हड़प्पा। ठीक है, तो इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो देखिए इन संस्कृतियों को हड़प्पा सभ्यता से अलग करने के लिए मतलब हड़प्पा सभ्यता से और अधिक विकसित कुछ संस्कृति जिसे क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी तो उसे भी हड़प्पा सभ्यता ही कहेंगे। तो ये जो खुदाई के जब अवशेष मिल रहे थे तो थोड़े विकसित रूप में मिल रहे थे, फिर क्या कह सकते हैं इसको? विकसित हड़प्पा संस्कृति कह सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे मैप दिया हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है वो देख लेते हैं। देखिए अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में जो BC लिखा होता है उसका अर्थ क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व। ठीक है, तो कभी कभी आप तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी लगाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, तो इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो देखिए यहाँ पर जो BC लिखते हैं हम है, ठीक है, BC मतलब ईसा पूर्व, तो वो क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट होता है। BC का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और जो ईस्वी लगाते हैं मतलब AD एनो डोमिनी, वो क्या है? वो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का वो डेट है। ठीक, तो आजकल तो आप ध्यान में रखिएगा, जब ईसा पूर्व लगाते हैं मतलब ईसा के जन्म के पूर्व, और जब ईस्वी लगाते हैं मतलब ईसा के जन्म के बाद। अब यहाँ पर देखिए, तो उसको जो ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं? BC बोलते हैं, और ईस्वी को क्या बोलते हैं? AD बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आजकल AD की जगह CE तथा BC की जगह 20E का प्रयोग किया होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया होता है। तो देखिए यहाँ पर आजकल क्या लगाया जा रहा है? उसकी जगह AC लगाया जा रहा है। ठीक है, कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा मतलब CE लगाया जा रहा है और BCE लगाया जा रहा है। तो देखिए CE मतलब होता है कॉमन एरा और BC मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो देखिए यहाँ पर विश्व के अधिकांश देशों में क्या हो गया? कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहले देखिए ईसा पूर्व और ईस्वी लिखते थे, पर अब आजकल क्या लिखते हैं? कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है? BP का प्रयोग होता है मतलब बिफोर प्रेजेंट, और इस पुस्तक में हमने BC के लिए ईसा पूर्व तथा CE के लिए BP के लिए वर्तमान में फिर पहले शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक मैप दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप मैप में आप ध्यान पर कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखिए धौलावीरा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रंगपुर उसके नीचे, और उसके जस्ट ऊपर है लोथल। फिर यहाँ पर देखिए हड़प्पा, देखिए हड़प्पा यहाँ पर है। देखिए मोहनजोदड़ो से काफ़ी दूर है हड़प्पा। ठीक, ये सतलज नदी है और ये सिंधु नदी है। तो देखिए सिंधु नदी के आसपास ही है हड़प्पा। देखिए सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास ही हड़प्पा है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर कालीबंगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बनावली उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर राखीगढ़ी है, फिर उसके नीचे मिठातल है, फिर गंगा और यमुना की नदियाँ बह रही हैं। ठीक, यहाँ चंबल की नदी बह रही है। फिर यहाँ पर देखिए साबरमती नदी बह रही है, फिर माही नदी, नर्मदा नदी। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर पप्पे किनारे पे लेफ्ट साइड होगा सुतका कांडोर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उसी लाइन पे देखिए आमरी है और बालाकोट है। फिर है जस्ट फिर कोट दीजी के नीचे है चनहुदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जस्ट बगल में है कोट दीजी। ठीक,
उसके बाद देखिए जो ऊपर है गंवेरी वाला, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आपको ध्यान पर रखना है कि मैप में कहाँ पर है, क्योंकि मैप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है मांडा, ठीक है। उसके बाद देखिए झेलम नदी है, झेनाब नदी है, रावी नदी है, ठीक। राखी गढ़ी मैंने बता दिया था, ठीक। तो देखिए आप मैप को थोड़ा ध्यान पर रखिएगा और कम से कम वीडियो को 2 बार देखिए तो आपको ध्यान पे रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर पहले एक टेबल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सिंध और चोलिस्तान मतलब थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पर देखिए जो चोलिस्तान है वो क्या है, पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है जो थार रेगिस्तान से लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर देखिए बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो आंकड़े हैं ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि देखिए आप इसे याद नहीं रख पाएंगे। अब बस्तियों की कुल संख्या दी हुई है 106, ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आरंभ में देखिए इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं, ठीक। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति से पहले भी कई संस्कृतियाँ क्या अस्तित्व में थी, और ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंध थी, ठीक। तो विशिष्ट मृद भांड शैली मतलब मृद भांड मतलब क्या होता है, बर्तन होता है, तो बर्तन बनाने की जो शैली होती है, ठीक है, वही क्या होता है, मृद भांड शैली होती है, से संबंध थी, ठीक। तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थीं, ठीक, और इनमें बड़े आकार की संरचनाएँ लगभग न के बराबर थी। तो आप ध्यान में रखिएगा बस्तियाँ क्या होती थी, छोटी होती थी, ठीक है, और मतलब बड़ी आकार की संरचनाएँ नहीं होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तरह कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्थलों को त्याग दिया गया है, ठीक है, जला दिया गया, तो आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच मतलब वो लगातार नहीं चल रही थी, बीच में कुछ छूट गया था, मतलब बीच में लोगों ने उस स्थान पर शायद रहना छोड़ दिया था, कुछ हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ पर निर्वाह के तरीके। तो देखिए अपने मानचित्रों 1-2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। तो देखिए जो विकसित हड़प्पा संस्कृति वो कहाँ पर पनपी है, ऐसे जगहों में जहाँ पर आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ पहले से अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। तो देखिए इन संस्कृतियों में क्या है, जो निर्वाह के तरीके थे मतलब रहने सहने का जो तरीका था वो क्या था, समान था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि पेड़ पौधों से उत्पाद प्राप्त करते थे और जानवरों जिनमें मछली जो है मछली खाते थे, ठीक। तो जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्विक आहार संबंधी आर्द्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए, ठीक। तो जो पुरातत्वविद है वो क्या है, अनाज के दाने और बीजों की खोज से क्या हुआ, उनके आहार संबंधी आदतों को पहचान पाए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक। कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है, ठीक। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। तो आप ध्यान रखिएगा जो बाजरे के दाने वो कहाँ से प्राप्त हुए, गुजरात से, ठीक है। इस तरीके से जो कहानी बेसिस पे पढ़ते हैं ना तो बीच बीच के कुछ कुछ टर्म को एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर जो बाजरे के दाने हैं हड़प्पा सभ्यता में जो बाजरे के दाने वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे, ठीक। जंगली प्रजातियों जैसे वरा, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे, ठीक। तो नहीं जान पाए पुरातत्वविद। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मानचित्र 2 दिया हुआ है, पहले हमने मानचित्र 1 देखा था, अब ये मानचित्र 2 दिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर
आप ध्यान पे रखिए बस प्लेस लोगों को मैं जब बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आमरी नाल दिया हुआ है जो एकदम आखिरी छोर में, मतलब देखिए यहाँ पर ये गुजरात है, तो गुजरात से ही बस थोड़ा सा नीचे की तरफ है आमरी नाल। उसके बाद देखिए उसके ऊपर है दम्बा सादात, उसके जस्ट नीचे है कोट दीजी। उसके बाद देखिए सिंध की नदी बह रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हड़प्पा है, और यहाँ पर देखिए सिसवल है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो है मैप है वो क्या, आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र के बारे में ये मैप दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अगला है कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक। तो देखिए यहाँ पर, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, ठीक। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, ठीक। तो देखिए जो मृण मूर्तियाँ हैं वो क्या करती हैं, मतलब बहुत सारी वहाँ पर मूर्तियाँ थी, तो वो इंगित करती हैं, क्योंकि वृषभ के समय, क्योंकि मृण मूर्तियों में कई बार ऐसा होता है कि वृषभ की मूर्ति होगी, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि मूर्तियों में क्या है वृषभ की चित्र अंकित हों, ठीक है। तो उन सब की मदद से क्या होता है, पुरातत्वविद ये जान पाए कि बैल के बारे में सब जानते थे, और उन्हें खेत जोतने के लिए प्रयोग किया जाता होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा, ठीक है, तो जो बनावली वो कहाँ पर है, हरियाणा में है, से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से क्या मिले, मिट्टी से बने हल मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, मतलब राजस्थान, तो देखिए जो कालीबंगन है वो कहाँ पर, राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर कालीबंगा राजस्थान में क्या मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा राजस्थान। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो देखिए यहाँ पर खेत में क्या है, हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, ठीक है, ये खेत में नजर आया सबको, ठीक है। जो दो हल हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग फसलें उगाई जाती थी शायद, है ना। अब यहाँ पर देखिए पुरातत्वविद ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वह धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अधिकांश हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पर है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है, क्योंकि अब अर्ध शुष्क क्षेत्र है तो बर्फात कम होती होगी, तो वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अब फिर यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान में सोदगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले। तो देखिए अफगानिस्तान में जो सोदगुई नामक हड़प्पा स्थल है वहाँ से क्या मिले हैं, कुछ नहरों के अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं, ठीक है, पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का, ठीक है, प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। तो देखिए, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए कुएं का पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर देखिए अर्धशुष्क क्षेत्र है, तो सिंचाई तो बहुतायत में होता होगा, तो कुएं के द्वारा क्या किया जाता था, सिंचाई किया जाता था, क्योंकि आप देखिए उस काल में मोटर, उस काल में विद्युत से चलने वाली नल या मोटर तो थी नहीं, ठीक है, तो कुओं का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात, ठीक है, तो धौलावीरा कहाँ पर, गुजरात में है, में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर जो धौलावीरा गुजरात में जो जलाशय मिले उनका प्रयोग संभवतः किसके लिए किया जाता था, तो कृषि के लिए जल संचयन, मतलब जल संग्रहण के लिए किया जाता होगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हमने एक चित्र देखा था, ठीक है, यहाँ क्या चित्र 1.3, ये क्या है, पक्की मिट्टी से बना वृषभ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मृण मूर्तियाँ हैं, ठीक, वृषभ की मूर्ति है। तो इससे हमें पुरातत्वविदों को क्या समझ में आया कि बैल को जानते थे हड़प्पा वाले, ठीक है, और उनसे क्या किया जा सकता होगा, खेत जोतने का काम करवाया जाता होगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री की पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।